हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अगर वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बहुत से बच्चे इसको अपने प्रैक्टिकल का टॉपिक बनाकर भी चूज करते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा गवर्नमेंट का कैसे बजट बनाती है, अपने एक साल के अंदर कहाँ से पैसे कलेक्ट करना है, कहाँ खर्चा करना है, वो सारा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लिख करके बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। पहले आपको बताऊंगी गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो बहुत ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट बजट, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे। गवर्नमेंट जो बजट है, एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फिस्कल ईयर। इसको हम फाइनेंशियल ईयर या फिर हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं बेटा, जिसका मतलब होता है 1 ईयर के लिए। ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट बजट क्या चीज है? एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो किसके लिए होता है? फिस्कल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 ईयर के लिए। ठीक है बेटा, अब गवर्नमेंट का बजट क्या चीज होता है? गवर्नमेंट अपना एक बजट तैयार करती है जो 1 साल के लिए होगा, जिसके अंदर वो ये रिप्रेजेंट करती है। एस्टिमेटेड का मतलब होता है, एक वर्ड दोबारा मैं यूज कर रही हूँ, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट यानी रिटन स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना एक बजट बनाएगी 1 साल के लिए, जो आने वाले टाइम के लिए होगा बेटे। एस्टिमेटेड का मतलब है आने वाले टाइम के लिए होगा। अब मैम, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? देखिए, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी रिसीट है, इसका मतलब होता है इनकम, यानी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 1 साल के अंदर सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे। और रिसीट का मतलब होता है बेटा रिसीवेबल अमाउंट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, रिसीवेबल अमाउंट, रिसीवेबल अमाउंट। सरकार कहां कहां से पैसे क्या करेगी? रिसीव करेगी, रिसीवेबल अमाउंट। अब दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब ये है खर्चा, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट। सरकार कहां कहां इन्वेस्ट करेगी, किस चीज के लिए? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है बेटा, तो इस बजट के अंदर बेटा जी याद रखिएगा, इस बजट के अंदर जो कि 1 साल के लिए सरकार बनाएगी, इसके अंदर क्या चीज होगा? 1 साल का पूरा बजट तैयार होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से रिसीव होंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? आपको पता है गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होती है बेटा जी, टैक्सेस होते हैं, जो टैक्सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ठीक है, अब फीस होती है, पेनल्टीज होती है, तो वो सब गवर्नमेंट के लिए क्या है? रिसीवेबल अमाउंट, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चा करेगी। अब इसी बजट के अंदर तैयार होता है आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर सरकार को कहाँ पैसे लगाना है, हेल्थ में, एजुकेशन में। ठीक है बेटा, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, कहाँ लगाना है, वो सब इस बजट के अंदर तैयार किया जाता है। 1 साल के लिए ये बजट बनाया जाता है। और याद रखिएगा, हर साल फरवरी की फर्स्ट वीक में ये बजट तैयार होता है। और मेनली हमारी जो गवर्नमेंट काम करती है बेटा, वो 3 तरह से करती है। एक है आपका, ध्यान से देखिएगा, एक है आपका लोकल लेवल पर,
एक है स्टेट लेवल पर और एक है सेंट्रल लेवल पे। तो बेसिकली जब हम गवर्नमेंट का बजट तैयार करेंगे तो ये किसके लिए होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है एक साल के लिए, जिसके अंदर एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिटन तरीके से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसके अंदर कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से पैसा रिसीव करना है, ये एक साल के लिए बनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है बेटा, एवरी ईयर कौन से मंथ में, फरवरी में ये बजट पास किया जाता है। और इस बजट को कौन पास करता है, याद रखिएगा हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर। और एट प्रेजेंटली हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है बेटा जी, निर्मला सीतारमन, जो कि फीमेल है। ठीक है बेटा, निर्मला सीतारमन फाइनेंशियल मिनिस्टर ये बजट पास करेंगे फरवरी की फर्स्ट वीक में। हर बार एक साल का बजट बनाया जाएगा जिसको हम एनुअल स्टेटमेंट बताया जाता है। एस्टिमेटेड जो आने वाले टाइम में कहां से पैसे रिसीव करने हैं और कहां खर्च करने हैं। ठीक है बेटा, उसको कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। और इस पूरे बजट को जो एक साल का बनाया जाएगा बेटा जी, उसको क्या बोलते हैं, इस बजट को बोला जाएगा क्या, यूनियन बजट। क्या बोला जाएगा, इसका नाम क्या है, याद रखिएगा यूनियन बजट। ये क्या कहलाया जाएगा, यूनियन बजट। ये पूरा का पूरा एनुअल स्टेटमेंट जो बजट तैयार करा जाएगा, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर तैयार करेंगी, वो क्या चीज है, आपका यूनियन बजट, जो एक साल के लिए तैयार होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट बजट समझ आ गया होगा। देखिए एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे आपके फादर है घर में, वो भी एक बजट तैयार करके रखते हैं ना। सपोज करो उनका बच्चा क्लास 12th के अंदर है, वो एक बजट तैयार करके रखते हैं कि नहीं अब ये कॉलेज में जाएगा, अच्छे कॉलेज के लिए कहाँ का पैसे इन्वेस्ट करने हैं। सपोज करो आपकी स्कूल की फीस भी देनी है, वो बजट बना के रखते हैं कि कैसे कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, अब आने वाला आपका टाइम 12th पास हो जाएगी तो कॉलेज के अंदर कहाँ का पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन कौन से फॉर्म भरवाने हैं। तो ये चीज होता है, एक बजट तैयार करके रखते हैं आने वाले टाइम के लिए कि पैसा कहाँ से जोड़ना है और कहाँ खर्च करना है, पैसे कहाँ से रिसीव होगा और कहाँ खर्च करना है। सेम ऐसी हमारी गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है जो कि एनुअल ईयर के लिए होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगा और जिसके अंदर गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बना के तैयार रखती है। रिसीप्ट का मतलब है रिसीवेबल अमाउंट, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, जैसे सोर्सेज हो गई, टैक्सेस हो गई, ठीक है, फाइन्स, पेनल्टीज, ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो गई। अब वो खर्चा कहाँ करेंगे, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, जो जो उनको काम करने हैं, तो उसमें एक साल के बजट में तैयार होगा। और ये बजट कौन प्रेजेंट करेगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपकी, एट प्रेजेंट निर्मला सीतारमन। और इस बजट को हम यूनियन बजट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इस बजट को हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि, और ये जरूर याद रखिएगा हमारी जो गवर्नमेंट इसमें काम करेगी 3 लेवल पे होती है, एक होती है लोकल, स्टेट और सेंट्रल। लेकिन हम गवर्नमेंट बजट अगर प्रेजेंट करेंगे तो कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी। चलिए देखिए, अभी आपको बताया ये निर्मला सीतारमन जी है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, हमारे इंडिया की। अब देखिए गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट, जो मैंने बता दिया, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट और आपको एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया आपको क्या चीज है। ठीक है बेटा, रिसीट का मतलब रिसीवेबल अमाउंट, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या चीज होता है बेटे, खर्चा ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पूरे साल का इसके अंदर बजट तैयार होता है। एवरी गवर्नमेंट, याद रखिएगा, प्रिपेयर्स बजट वेदर इट इज लोकल हो, स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है बेटा, हर गवर्नमेंट अपने लेवल पर, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक बजट तैयार करके रखती है एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। मैंने बताया ना, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ, यानी जो मैंने बताया फर्स्ट वीक के अंदर, यानी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी इज वेल नोन इन इंडिया एज द डे ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगी एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। और वो क्या कहलाया जाएगा बेटा जी, यूनियन बजट ऑफ इंडिया। वो क्या कहलाया जाएगा, यूनियन बजट ऑफ द इंडिया। आई होप आपको गवर्नमेंट बजट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में 110% आता है। इस पे केस स्टडीज भी आ जाती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आप समझना और इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छे से कराती हूँ आपको। द गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सरकार ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्या, इंक्रीज करने के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट अचीव
दिस थ्रू बजट इन दी फॉलोइंग वेज। देखिए, गवर्नमेंट अचीव दिस थ्रू बजट इन दी फॉलोइंग वेज। गवर्नमेंट अचीव कर रही है ये बजट कुछ तरीकों से, कुछ अलग तरीकों से ऑब्जेक्टिव को अचीव करके। अब वो ऑब्जेक्टिव है क्या गवर्नमेंट बजट के? तो देखिए बेटा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहीं बुक में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी दिया होगा, वो यही एक पॉइंट है, रीएलोकेशन लिख लो या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपसे एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आप यही वाला पॉइंट लिखेंगे, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जीडीपी ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ और मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ठीक है बेटा, सबको अच्छे से पढ़िएगा। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इन चार को काफी अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए पहला क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या चीज होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज हाईली अनइक्वल इन कंट्रीज लाइक इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हाईली अनइक्वल है लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिवाइड। देखिए बेटा, इकोनॉमिक डिवाइड क्या होता है? एक गल्फ, एक डिफरेंस बिटवीन रिच और पुअर। देखिए हमारी कंट्री के अंदर अगर हम कहें 100% लोग हैं तो 10% लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एक्सेस में रिच होंगे, 90% को हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि हम इसमें से रिच और पुअर का डिफरेंस ही क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, क्योंकि एक गल्फ है किसके बीच में? एक रिच और पुअर के बीच में। रिच तो इतना ज्यादा रिच है जिसके पास सारी सुविधाएं, ठीक है, सारी असेंशियल एलिमेंट है, और पुअर ऐसा है जिसको बेटा कहीं ना कहीं खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो ये बात बोल रहे हैं हमारे यहाँ क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ हाईली अनइक्वल है। कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिवाइड है। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब होता है, गल्फ का मतलब होता है एक डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट है रिच और पुअर के बीच में। गल्फ को हम गैप भी कहते हैं। गैप बिटवीन रिच और पुअर बहुत ज्यादा ह्यूज और अलार्मिंग है। अलार्मिंग मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बजटरी पॉलिसी, यानी जो सरकार ने बजटरी पॉलिसी बनाई है, जो बजट बनाए हैं, वो हेल्प कर रही है क्या सॉल्व करने के लिए? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड। हम ये तो नहीं कह सकते रिच और पुअर के बीच में सारा ही गैप खत्म हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं रह जाएगा, पुअर भी रिच के बराबर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होनेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुअर को खाने को भी नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट एक थोड़ी सी अच्छी लाइफ वो बिता पाए। तो किसकी हेल्प से? बजटरी पॉलिसी की हेल्प से। तो इसमें बोल रहे हैं टैक्सेशन और सब्सिडीज जो सरकार ने बनाई है ना, उसकी हेल्प से एक क्या होगा, रिच और पुअर के बीच में गल्फ खत्म हो सकता है, गैप खत्म हो सकता है। क्या? इज द की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना रिच पे, और सब्सिडीज प्रोवाइड करना किस पे? पुअर पे। अब ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट लगा देंगे रिच पे तो क्या होगा, उस टैक्स को कलेक्ट करके क्या करेंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे क्या? पुअर को बेटे। तो गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी इनकम इन फेवर ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को? बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट सप्लाइज फूड ग्रेन्स यानी अनाज टू द बीपीएल पॉपुलेशन, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल का मतलब बिल्कुल सस्ते प्राइस पे अनाज प्रोवाइड करेगी क्या? सरकार, जिनके पास खाने को भी नहीं है। दिस रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की क्या हो जाए, और थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। तो बेटा बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या चीज शो कर रही है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी एक बजटरी पॉलिसी बनाई है जिससे गैप खत्म कर सके किसके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। अब रिच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। अब टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स जब सरकार के पास जाएगा, सरकार क्या करेगी? सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब है कम पैसों में लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड करनी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, फूड ग्रेन सस्ते दाम पर बेच देना, ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा है, उनको थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाए बाय प्रोवाइडिंग फूड टू देम। ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो सरकार ने क्या करा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थोड़ी सी उनको क्या चीज करी? फेवर करी, और जिसमें क्या करा? गवर्नमेंट सप्लाई फूड ग्रेन्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, बहुत सस्ते रेट पे, नेग्लिजिबल रेट पे, नॉमिनल प्राइस पे, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बेटा जी बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से करना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो पता ही है, रोजगार जिसको बोलते हैं, ठीक है, जॉब देना। तो क्या है, बजटरी पॉलिसी, सरकार की जो बजटरी पॉलिसी थी also focuses on the generation of employment opportunities through investment in public enterprises। अब सरकार ने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा और इंक्रीज करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस में क्या करा, इन्वेस्टमेंट। जैसे क्या करा, अब इन्होंने मनरेगा स्टार्ट कर दिया। मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली 100 डेज के लिए जो अनएम्प्लॉयड है उसको क्या दे दी, जॉब, ताकि वो क्या चीज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी कुछ इंप्रूव हो सके, अनाज खरीद सके, अपनी फैमिली का पेट भर सके। तो ये बात बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर बजटरी पॉलिसी सरकार ने जो बनाई थी उसने ज्यादा से ज्यादा जनरेट क्या करा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या चीज है बेटा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी का मतलब क्या हुआ, 100 डेज के लिए हर इंसान जो अनएम्प्लॉयड है उसको जॉब देने का वादा करा था। 100 दिन के लिए जॉब दी थी, जिसके लिए वो पूरे साल खाली ना बैठे और अपनी फैमिली का कुछ पेट भर सके। आई होप आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छे से समझ में आएगा। जहां बजटरी पॉलिसी की बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात है, वहां याद रखिएगा मनरेगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिल रही थी 100 डेज की। चलिए नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होता है बेटा बैलेंस। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगी, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ठीक रहेगा तो क्या चीज होना चाहिए, बैलेंस। बैलेंस कब होगा, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू क्या हो, सप्लाई। जितनी लोगों की डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई कर ले, ना तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो ना डिफ्लेशन कम हो, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ना ही याद रखिएगा, ना ही डिफ्लेशन ज्यादा हो ना ही इन्फ्लेशन ज्यादा हो, ठीक है। अब दोनों ही सिचुएशन के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए कैसे होगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। मेन ऑब्जेक्टिव सरकार का बजट का यही होता है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बैलेंस। इट कंट्रोल फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल, जिससे जनरल प्राइस लेवल फ्लक्चुएट ना हो। थ्रू टैक्सेस, सब्सिडीज, ठीक है, टैक्सेस और सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है बजट का, स्टेबिलिटी बना के रखना इकोनॉमी के अंदर, जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे प्राइस लेवल के अंदर, टैक्सेस और सब्सिडीज से। और देखिए कैसे, इन्फ्लेशनरी गैप, टैक्सेस और सब्सिडीज से कैसे करेंगे, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगा हमारी कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जब हर चीज के दाम बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज के, तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस एंड रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या कर देगी इस केस में, जब हमारी कंट्री के अंदर ना बेटा हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही होगी, ठीक है। जनरली इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्या होती है, जिसके अंदर बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, ये चैप्टर में भी हमने पढ़ा था एडीएस में, ठीक है बेटा। जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यानी डिमांड ज्यादा आ रही है और सप्लाई कम है, अब उस केस के अंदर क्या करेंगे, लोगों की डिमांड को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगा देगी, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर देगी। अब गवर्नमेंट जब टैक्सेस ज्यादा लगाएगी और अपना क्या रिड्यूस कर देगी, एक्सपेंडिचर, एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब सपोज करो हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप है। डिफ्लेशनरी गैप क्या चीज होता है, जहां पे एडी इज लेस देन एएस, ठीक है, जहां पे डिमांड ही नहीं आ रही है, तो उसमें क्या होगा, व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन कंटिन्यूस, प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, कम। अब अगर जब हमारी सिचुएशन क्या होगी, इन्फ्लेशनरी, तो उसमें प्राइस को क्या करा दिया जाएगा, ज्यादा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिया और अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, ठीक है। डिफ्लेशनरी में क्या हो गया, अब डिफ्लेशनरी के अंदर ध्यान से सुन लीजिएगा, प्राइस को बहुत कम कर दिया ताकि क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बिके, और गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्सेस एंड ग्रांट व्हाट सब्सिडीज टू एनकरेज व्हाट स्पेंडिंग बाय पीपल। और क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेस को बहुत कम कर दिया जाएगा और सब्सिडीज दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या चीज करें, लोग अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए। टैक्सेस कम कर दिए, प्राइस कम कर दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करेंगे। इससे एक बैलेंस बन जाएगा किसके बीच में, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई।
तो दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है। बैलेंस कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट सप्लाई के। याद रखिएगा बात, ठीक है बेटा। कब होगी ये सिचुएशन? जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट सप्लाई। स्टेबिलिटी जब होगी जब एडी इज इक्वल टू एएस होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी दोनों होंगे, तो ये दोनों ही क्या होंगे? सिचुएशन सही नहीं होगी हमारी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब एडी इज ग्रेटर देन एएस हो। तो इसके लिए मतलब है कंटिन्यूअसली प्राइस राइज कर दिए जाएंगे ताकि लोगों की डिमांड कम हो जाए, और गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी टैक्सेस, और रिड्यूस क्या हो जाएगा? खर्चा, अपना खर्चा कम कर देगी। डिफ्लेशनरी गैप, उसमें क्या होगा? जब एडी लेस देन होगा एएस से। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस बहुत कम कर दिए जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? टैक्स भी रिड्यूस कर देगी, जिससे क्या होगा? लोग, आम जनता, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या खरीदेगी? सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे लोग स्पेंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा मनी, और हमारी इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एएस। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से इकोनॉमी की स्टेबिलिटी समझ आ गया, इकोनॉमी में बैलेंस करना, ठीक है, थ्रू द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। चलिए, इंपॉर्टेंट था, अच्छे से करना। नेक्स्ट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कहीं एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए, बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में आपके आ जाए, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो याद रखिएगा उसमें यही पॉइंट लिखना है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है रिसोर्सेज को यूज करना, लगाना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमेशा विश करती है वो अपने रिसोर्सेज को वहां यूज करें जहां पे एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का काम ही बच्चा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना, ठीक है। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमेशा वहां पैसा लगाना ज्यादा बेहतर समझेगी जहां उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है बेटा। अब वेयरएज गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट जब भी काम करती है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए करेगी। प्राइवेट का काम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। तो हाउएवर इट इज पॉसिबल दैट सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल may not promote social welfare। ध्यान से सुनिएगा बेटा। However, it is possible that area of production like production of alcohol may not promote social welfare। अब याद रखिएगा, अगर अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है हमारी इकोनॉमी में तो सोशल वेलफेयर तो नहीं हो रहा है, कहीं भी प्रमोट नहीं हो रहा है, लेकिन थ्रू गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई प्रॉफिट भी हो, ठीक है, गोल भी अचीव हो प्रॉफिट का, और सोशल वेलफेयर भी हो। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइवेट कंपनी वहां पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझती है जहां उनको प्रॉफिट हो। अब इट इज पॉसिबल दैट सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या चीज, ध्यान से सुनिए, प्रमोट तो नहीं कर रहा है सोशल वेलफेयर, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एक बैलेंस बना के रखते हैं, किस चीज में? जहां पे भाई प्रॉफिट भी आ जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए, और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी हो जाए, सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट, बीड़ी, विस्की, अल्कोहल, ये सब हो गया, इज डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन। अब ध्यान से सुनिए, इन सब पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है, वार्निंग भी, स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट के थ्रू वार्निंग भी होती है। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको लिखा हुआ भी आता होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, उसका एक बॉक्स बना हुआ। कई बार हमें एड भी दिखाते हैं जिसके अंदर दिखाते हैं कि ये सब पीने से, खाने से क्या क्या चीज होता है, टबैको यूज करने से, लेकिन क्या चीज है, सरकार इनको रोकने के लिए इसमें हैवी टैक्सेशन लगाती है। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी, अब क्या चीज करती है सरकार, ऑन द अदर हैंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी करती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर दी कहां पर, एक्सपेंडिचर अपना खर्चा कर दिया हेल्थ पर, एजुकेशन पर, खादी पर, ठीक है, खादी क्लोथ्स पर, एनकरेज थ्रू सब्सिडीज, इसमें क्या प्रोवाइड कर दी, सब्सिडीज, तो पुअर पीपल के लिए भी भला कर दिया, और क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ से जितना भी टैक्सेस वो कमा रही है तो क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में, जैसे लोगों के लिए क्या करा, एजुकेशन फ्री कर दी, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी रूरल एरियाज के अंदर, और क्या, खादी क्लोथ सब्सिडीज रेट पर प्रोवाइड कर दिए थ्रू सब्सिडीज, ठीक है। आई होप आपको रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ आ गया होगा। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने रिसोर्सेज वहां एलोकेट यानी यूज करना चाहेंगे कि जहां पर उसको हाईली प्रॉफिट हो, लेकिन क्या चीज है, इट इज पॉसिबल दैट सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल हो, ये प्रमोट सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी बजटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एक गोल
जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और सोशल वेलफेयर के बीच में एक बैलेंस बना दिया है। अब बैलेंस बनाने के लिए उसने क्या चीज करा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट, विस्की, बीड़ी, ये सब हो गई, टबैको हो गया, इस पे हैवी टैक्सेशन लगा दिया। अब इस टैक्सेशन से वो क्या करेंगे, इस टैक्सेशन से वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, किनको, पुअर पीपल को, रूरल एरियाज के अंदर उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड करके, जैसे उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी दे दी, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज भी दे दी, और उनको खादी क्लोथ भी दे दिए सब्सिडीज पे। इससे क्या हो गया, सोशल वेलफेयर भी हो गया और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे से समझ आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं और कितने बिक गए हैं। अगर सबकी सेल हो गई है तो दैट मीन्स हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी अपनी कंट्री की बढ़ाना, बजटरी पॉलिसी का मेन रोल है, मेन एलिमेंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज अचीव्ड इन टू वेज। अब ये अचीव दो तरीके से होगा, या तो भाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दो, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सरकार खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स रिबेट्स, रिलेट्स नहीं होगा बेटे, रिबेट्स होगा, टैक्स रिबेट्स, रिबेट्स होता है सब्सिडीज, डिस्काउंट, याद रखिएगा। रिबेट्स का मतलब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, रिबेट्स की स्पेलिंग REBATES। रिबेट्स का मतलब होता है डिस्काउंट, सब्सिडीज का भी मतलब होता है डिस्काउंट। बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा से ज्यादा थ्रू, कैसे, देखिए जब भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना के देगी। अब प्राइवेट इन्वेस्टर का तो मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करना। तो ये क्या कह रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट कराओ, उन्हें प्रोवाइड करो डिस्काउंट टैक्स पे और सब्सिडीज प्रोवाइड करो, ठीक है, जिससे जीडीपी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, अपनी कंट्री का ज्यादा से ज्यादा नाम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा हो। बजटरी पॉलिसी का मेन और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव यही है, इन्वेस्टमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करो थ्रू टैक्स को डिस्काउंट करके और सब्सिडीज प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब बैलेंस रीजनल ग्रोथ क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं, ठीक है बेटा, जो अर्बन रीजन होते हैं उसको थोड़ा सा क्या करना, बैलेंस करना। अब क्या चीज है, दी बजटरी पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी प्रायोरिटी देती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन इन दी कंट्री, की जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको थोड़ा सा क्या चीज करना बेटा, ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। तो दिस इज अचीव थ्रू लिबरल टैक्स, टैक्स से फ्री करके, लिबरल का मतलब होता है फ्री कर देना, फ्री टैक्स पॉलिसी फॉर द बैकवर्ड रीजन, ठीक है। बैकवर्ड रीजन के अंदर क्या चीज कर दो, टैक्स फ्री कर दो, ताकि वो रीजन थोड़ा सा अच्छा हो सके अगर डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बैकवर्ड रीजन। अब सेज का काम क्या होता है बेटा, देख लीजिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो बैकवर्ड रीजन है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। तो ये क्या करती है, सरकार सेज बना देती है, जिसके अंदर क्या चीज करती है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, बैकवर्ड रीजन और ज्यादा क्या चीज हो सके, एक डेवलपमेंट हो सके वहां पर, और एक बैलेंस बन जाए। दरअसल बात ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए क्या चीज करती है, सरकार वर्क करती है, और ये क्या करती है, बैकवर्ड रीजन के अंदर टैक्स फ्री कर देगी, ताकि टैक्स फ्री सबसे बड़ा चीज कर रही है बैकवर्ड रीजन के लिए, जिससे वहां डेवलपमेंट हो सके। और स्टैब्लिश किसका कर देगी, सेज, इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बैकवर्ड रीजन को प्रमोट करने के लिए वहां वर्क करा जाएगा। और वर्क कैसे करा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दिया जाएगा, टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, हेल्थ हो गया, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे क्या हो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ रहे हमारी इकोनॉमी में। अब नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक यानी सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, यानी गवर्नमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है बेटा। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जब भी बनती है, गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस चलाती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है,
सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। प्राइवेट वालों का तो प्रॉफिट होता है, जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चलती है उसका मेन एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करे लोगों के लिए। तो बजट प्रिपेयर करा जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस और प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। अब ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी एंटरप्राइजेस जो बहुत अच्छा काम कर रही है उसके लिए सरकार क्या करती है, उनको ज्यादा से ज्यादा बजट जो बनाया जाता है उनको फाइनेंशियल हेल्प करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी की हेल्प कर सके, सोशल वेलफेयर कर सके। जैसे क्या चीज करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ऐसी सरकार की एंटरप्राइजेस जो बजट एक साल का बनाया जाता है, इन एंटरप्राइजेस में सरकार क्या करती है, पैसा लगाती है जो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है बेटा, जो बहुत अच्छी चल रही है ताकि क्या है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज बन सके। तो ऐसी बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस, और उनको प्रोवाइड क्या करी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प, जो बजट के अंदर तैयार होता है कि कितना इनको हेल्प करना है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही हो, ऐसी एंटरप्राइजेस जो सरकार चला रही है, ठीक है। However, in case of public sector enterprises are showing inefficiency, जो काम अच्छे से नहीं कर रही और बहुत लॉस में जा रही है, ऐसी सरकार की एंटरप्राइजेस जो काम अच्छे से नहीं कर रही, लॉस में जा रही है, गवर्नमेंट प्लान करेगी उसके सारे के सारे जितने भी शेयर्स है किसमें कन्वर्ट कर दे, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को बेच दे। दैट मीन्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उस कन्वर्ट कर दे किसमें, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि लॉस वगैरह हो रहा है तो क्या कर देंगे, उसके सारे शेयर्स किसको बेच देंगे, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको अच्छे से काम करा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, बजट प्रिपेयर करा जाता है ऑब्जेक्टिव से कि सॉरी मैनेज कर सके उस एंटरप्राइजेस को और फाइनेंशियल हेल्प कर सके जो बहुत अच्छा कर रही है, और जो अच्छा नहीं कर रही है, लॉसेज हो रहे हैं, उसके सारे शेयर्स किसको बेच दे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को। और नियरली 51% ऑफ द शेयर पब्लिक सेक्टर के अंदर ही लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, बजट प्रिपेयर कर देंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल हेल्प करेगी सरकार, और जो नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, लॉसेस दे रही है जो कंपनीज, ठीक है, जो सरकारी कंपनीज है, सरकारी एंटरप्राइजेज है, उसमें को किसको दे देंगे, उसके सारे शेयर्स प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उनको बेच देंगे। ये होता है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अब आज मैंने आपको गवर्नमेंट बजट बताया है और उसके ऑब्जेक्टिव बताया है, अब इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझाए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।